गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग कुछ एंटीबायोटिक के मोड ऑफ एक्शन पे बात करेंगे जो स्पेसिफिकली ट्रांसलेशनल प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशनल इलोंगेशन को इनहिबिट करता हो। पिछले क्लास में हम लोग वैसे एंटीबायोटिक के मोड ऑफ एक्शन देखे जो प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशनल इनिशिएशन को ब्लॉक करता था। आइए देखते हैं कुछ एंटीबायोटिक्स और उसके मोड ऑफ एक्शन, साथ ही साथ बेसिक आइडिया ऑफ ट्रांसलेशनल इलोंगेशन भी थोड़ा सा देखेंगे। देखिए आइए देखते हैं। जैसे कुछ एंटीबायोटिक लिखते हैं, जैसे सबसे पहला लिखें क्लोरामफेनिकोल, बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, CSIR गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरामफेनिकोल लिखे। इरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन तीसरा लिख रहे हैं लिंकोमाइसिन, लिंकोमाइसिन। लाइंजोलीड, कीरोमाइसिन, फ्यूजिडिक एसिड, थायोस्ट्रेप्टोन, स्पार्सोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, रेटापाम्यूलिन, टेलिथ्रोमाइसिन, देखिए ये एंटीबायोटिक है। क्लोरामफेनिकोल, इरिथ्रोमाइसिन, लिंकोमाइसिन, लाइंजोलीड, कीरोमाइसिन, फ्यूजिडिक एसिड, थायोस्ट्रेप्टोन, स्पार्सोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, रेटापाम्यूलिन, टेलिथ्रोमाइसिन। और एक और लिख सकते हैं डाल्फोप्रेस्टीन, डाल्फोप्रेस्टीन। एक और लिख देते हैं जेनेटिसिन, जेनेटी है सीन। देखिए इतना सारा एंटीबायोटिक आपको पता होना चाहिए। इतना सारा एंटीबायोटिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये एंटीबायोटिक दरअसल इतना सारा एंटीबायोटिक का मोड ऑफ एक्शन पता होना चाहिए। इतना सारा एंटीबायोटिक बेसिकली ये लिस्ट है एंटीबायोटिक का जो प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशनल इलोंगेशन को ब्लॉक करता है। ठीक है, इसमें से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एंटीबायोटिक की अगर बात करें जो एकदम बार बार पूछा जाता है, उसमें ये क्लोरामफेनिकोल है, इरिथ्रोमाइसिन है, लिंकोमाइसिन है। उसके बाद हमारा ये हमारा कीरोमाइसिन है, फ्यूजिडिक एसिड है, थायोस्ट्रेप्टोन है। ये तो एकदम स्पार्सो एक आध बार पूछे हुए, एकदम फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला ये एंटीबायोटिक है। तो इसका मोड ऑफ एक्शन समझना जरूरी है। और अगर आप नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है और इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा एज फार एज CSIR और गेट इज कंसर्न। ठीक है, अब देखिए आप बिफोर स्टडिंग, चूंकि ये सारे के सारे एंटीबायोटिक बेसिकली बाइंड करते हैं 50S सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम के साथ और ट्रांसलेशनल इलोंगेशन को इनहिबिट करते हैं। तो हम लोगों को थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए ट्रांसलेशनल इलोंगेशन का। तो देखते हैं, जैसे ट्रांसलेशनल इनिशिएशन पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा, तो उससे आगे अब हम लोग थोड़ा सा बेसिक आइडिया देखते हैं ट्रांसलेशनल इलोंगेशन का। ट्रांसलेशनल इलोंगेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट। ट्रांसलेशनल इलोंगेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट। जैसे पहला डिकोडिंग, डिकोडिंग। दूसरा ट्रांसपेप्टाइजेशन, ट्रांसपेप्टाइजेशन। तीसरा ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन। मतलब पूरे
ट्रांसलेशनल, पूरे ट्रांसलेशनल इलोंगेशन को हम लोग अगर डिवाइड कर दें तो 3 भागों में बांट सकते हैं, डिकोडिंग, ट्रांसपेप्टाइजेशन और ट्रांसलोकेशन। अब डिकोडिंग क्या है? डिकोडिंग बोलते हैं कि कॉग्नेट टीआरएनए को, मतलब एमाइनो एसाइल टीआरएनए को, एप्रोप्रिएट एमाइनो एसाइल टीआरएनए का ए साइट पे लगना, ये डिकोडिंग है। प्लेसिंग ऑफ कॉग्नेट एमाइनो एसाइल टीआरएनए टू द ए साइट इज नोन एज डिकोडिंग। मतलब क्या है? अगर डायग्रामेटिकली देखते हैं तो देखिए, ये हमारा, ये देखिए, ये हमारा एमआरएनए है, 5 प्राइम 3 प्राइम, ठीक है। ये हमारा स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है, 30S, ठीक है। इसमें हमारा ये ई साइट है, ये ई साइट है, इसमें ये पी साइट है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा, और ये हमारा ए साइट है, ये ए साइट है, ठीक है। अब क्या है कि ये पी साइट के पास एमआरएनए का एयूजी है, इनिशिएशन कोडोन है एयूजी। इस पे एप्रोप्रिएट, अब देखिए यहां पे हमारा ये इनिशिएटर टीआरएनए आके लग चुका है ड्यूरिंग द इनिशिएशन, कोडोन एंटी कोडोन पेयरिंग हो चुका, यहां फॉर्माइलेटेड एफमेट लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि इसके बाद क्या होगा कि डिकोडिंग ड्यूरिंग द इलोंगेशन। तो डिकोडिंग का क्या मतलब अभी हम लोग देखें। डिकोडिंग का मतलब है कि एप्रोप्रिएट एमाइनो एसाइल टीआरएनए का ए साइट पे लगना ही डिकोडिंग है। तो देखिए, अब एमाइनो एसाइल टीआरएनए, यहां पे ये टीआरएनए है, एमाइनो एसाइल टीआरएनए, यहां पे कोई कोडोन है, इसके लिए ये दूसरा एमिनो एसिड नंबर 2 ये है। अब देखिए, इसको डिकोडिंग बोलते हैं। इसको हम लोग यहां से मिटा के थोड़ा सा और डायग्राम क्लियर दिखाते हैं आपको। इसको डिकोडिंग बोलते हैं, मतलब कि एप्रोप्रिएट एमाइनो एसाइल टीआरएनए का ए साइट पे लगना डिकोडिंग है। और जैसा कि हम लोग जान रहे थे कि 30S राइबोसोम, 30S सब यूनिट है जो राइबोसोम का, और 50S बिगर सब यूनिट है, ये बिगर सब यूनिट है ऑफ राइबोसोम 50S, और 30S ऑफ सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स इन्वॉल्व्स ड्यूरिंग ट्रांसलेशनल इनिशिएशन, और 50S इन्वॉल्व्स ड्यूरिंग ट्रांसलेशनल इलोंगेशन, ठीक है। अब देखिए, यहां पे एक समझने वाला बात यह है कि ये जो एमाइनो एसाइल टीआरएनए आया है ए साइट पे, ये खुद व खुद नहीं आ सकता, इसके लिए कुछ फैक्टर्स चाहिए। तो ड्यूरिंग इलोंगेशन के दौरान, जैसे इनिशिएशन के दौरान इनिशिएशन फैक्टर 1, 2, 3 लगा था, उसी तरह इलोंगेशन के दौरान इलोंगेशन फैक्टर टीयू एक फैक्टर लगेगा, दूसरा इलोंगेशन फैक्टर टीएस, और तीसरा इलोंगेशन फैक्टर जी। ये 3 फैक्टर इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग ट्रांसलेशनल इलोंगेशन। अब देखिए, यहां पे जो एमाइनो एसाइल टीआरएनए ए साइट पे जो आया है, ये ए साइट पे लाने वाला, असिस्ट करने वाला जो फैक्टर है वो कौन है? ये फैक्टर है टीयू। मतलब यहां पे जब ये आया है तो ये असिस्ट कौन किया है? इलोंगेशन फैक्टर टीयू, ठीक है। अब देखिए, इलोंगेशन फैक्टर टीयू इज ए जीटी पेज, मतलब इसको जीटीपी चाहिए, मतलब कि इसके साथ जीटीपी भी लगेगा, ये जीटीपी यहां जीटीपी भी लगेगा, ये जीटीपी, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, ये जीटी पेज है। इलोंगेशन फैक्टर टीयू इज ए जीटी पेज, इलोंगेशन फैक्टर जी इज ऑल्सो ए जीटी पेज, और टीएस क्या है इसके बारे में भी कभी कभी पूछता है, तो ये जेफ है, ग्वानिन
एक्सचेंजर फैक्टर है ये, एक्सचेंजर फैक्टर मतलब कि जीडीपी से जीटीपी में कन्वर्ट फिर से कराता है, रीजनरेशन ऑफ जीटीपी फ्रॉम जीडीपी, ठीक है, इसलिए इसको जेप बोलते हैं। अब देखिए क्या हुआ कि ये तीनों फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे कब, ट्रांसलेशनल इलोंगेशन के समय। पहला फैक्टर है इलोंगेशन फैक्टर टीयू, ये क्या करता है, ये एमाइनो एसाइड टीआरएनए को असिस्ट करता है फॉर द लोडिंग टू द ए साइड ऑफ द राइबोसोम, ए साइड पे लोड होने के लिए होने में मदद करता है टीयू, लेकिन टीयू के पास टीयू जीटीपेज है, इसको जीटीपी के फॉर्म में एनर्जी चाहिए। अब इनिशियली एक्चुअली होता क्या है कि जब ये प्लेस हो जाएगा एप्रोप्रिएट कोडोन एंटीकोडोन कोडोन एंटीकोडोन इंटरेक्शन विल टेक प्लेस, देन हाइड्रोलिसिस ऑफ जीटीपी जीडीपी इंटू आईपी विल अकर। अब ये जीडीपी का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, जैसे कोडोन एंटीकोडोन इंटरेक्शन एप्रोप्रिएट हो जाएगा तो इसके बाद इनिशियली जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी टीआरएनए पार्शियल साइट पे लगता है आके, एप्रोप्रिएट कोडोन एंटीकोडोन इंटरेक्शन इनिशियली नहीं होता जब तक कि ये हाइड्रोलिसिस नहीं होगा इस जीटीपी का, जीडीपी इंटू आईपी में, ठीक है। तो ये ए साइड पे लगने को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिकोडिंग। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा दूसरा इलोंगेशन का स्टेप क्या है, ट्रांसपेप्टाइजेशन। मतलब ट्रांसपेप्टाइजेशन समझने की जरूरत है। ट्रांसपेप्टाइजेशन बोलते इसको है जैसे कि ये दो एमिनो एसिड के बीच में, देखिए यहां क्लियरली देखिए, ये दो एमिनो एसिड के बीच में ये फॉर्माइलेटेड एमिनो एसिड है, फॉर्माइलेटेड मिथाइलिन है, और यहां पे सेकेंड एमिनो एसिड कोई भी हो सकता है। ये अकॉर्डिंग टू द कोडोन टीआरएनए उसके अकॉर्डिंग वो कैरी करेगा टीआरएनए कि कौन सा एमिनो एसिड होगा। तो ये दूसरा एमिनो एसिड और ये फॉर्माइलेटेड मिथाइलिन के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोग ट्रांसपेप्टाइजेशन बोलते हैं। ट्रांसपेप्टाइजेशन, इसके लिए इंजाइम इन्वॉल्व है, इंजाइम, इस इंजाइम को बोलते हैं पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, ये इंजाइम इंपॉर्टेंट है। इस इंजाइम को क्या बोलते हैं, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। कभी कभी इसको ऐसे भी पूछता है कि पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी इज शोन बाय विच आरआरएनए, 23S आरआरएनए। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी इज परफॉर्म बाय विच आरएनए, तो क्या बोलेंगे, 23S आरआरएनए। इस 50S सब यूनिट के अंदर एक आरआरएनए है जिसको बोलते हैं 23S आरआरएनए। ये 23S आरआरएनए ही बेसिकली ये इंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करता है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी 23S आरआरएनए। ये याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए ये बन गया, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपेप्टाइजेशन। ये पेप्टाइड बना। दूसरा एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। मतलब क्या होगा, देखिए एक और बात यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज के साथ ही एक और इंजाइम वर्क करता है इसके साथ ही, जिसको बोलते हैं टीआरएनए डीएसाइलेज। इसको बोलते हैं टीआरएनए डीएसाइलेज, ये एकदम इंपॉर्टेंट इंजाइम है, टीआरएनए डीएसाइलेज। ये क्या करता होगा, ये क्या करता है, देखिए ये एक्चुअली एसाइल बॉन्ड, ये जो फॉर्माइलेटेड मिथाइलिन है और टीआरएनए के बीच में ये ऐसा जो बॉन्ड है, इसके और ये फॉर्माइलेटेड मिथाइलिन और टीआरएनए के बीच में जो बॉन्ड है एसाइल बॉन्ड, इसको ब्रेक करता है, इसलिए इसका नाम है टीआरएनए डीएसाइलेज। इसका नाम है टीआरएनए डीएसाइलेज। अब ये क्या करेगा, अब देखिए ये क्या करता है, जैसे ये बॉन्ड ये साइमल्टेनियसली वर्क करता है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज के साथ साथ वर्क करने वाला इंजाइम है टीआरएनए डीएसाइलेज। ये एकदम साथ वर्क करता है, इसके साथ ही, इसके एकदम साथ ही वर्क करता है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज के साथ ही एफमेट ये टीआरएनए डीएसाइलेज वर्क करता है। ये क्या करता है, ये एसाइल बॉन्ड को ब्रेक करता है, फॉर्माइलेटेड मिथाइलिन और टीआरएनए के बीच में जो है
एसाइल बॉन्ड उसको ब्रेक करता है। साथ ही साथ ये जो हमारा पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज दो एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा है। तो ये क्यों जरूरी है इस एंजाइम का, टीआरएनए डीएसाइलेज का क्या इंपॉर्टेंस है, ये देखिए। अगला स्टेप जो हमारा इलोंगेशन का ये है कि ट्रांसलोकेशन है। मतलब क्या होगा, ट्रांसलोकेशन क्या है? ट्रांसलोकेशन का मतलब है कि वन कोडोन राइबोसोम टुवर्ड्स 3 प्राइम शिफ्ट करेगा। वन कोडोन ये राइबोसोम 3 प्राइम एंड की तरफ शिफ्ट करेगा। तो मतलब क्या होगा, ये वाला ये टीआरएनए है अब यहां आ जाएगा, ई साइड पे आ जाएगा। ये टीआरएनए ई साइड पे आ जाएगा और ये वाला इस साइड पे आ जाएगा। मतलब कि जो ए साइड पे है अब ये पी साइड पे होगा, जो पी साइड पे है वो ई साइड पे होगा। ठीक है, मतलब कि फर्दर फिर से ए साइड वैकेंट मिलेगा, ए साइड वैकेंट मिलेगा। तो क्या होगा कि नया ये जब मूव करेगा आगे की तरफ, तो ये जो टीआरएनए हमारा मिलेगा ये कैसा टीआरएनए होगा, जिसमें किसी तरह का एमाइनो एसिड इस पे नहीं होगा। मतलब क्या है, ये अनचार्ज टीआरएनए है। ये कैसा टीआरएनए है, अनचार्ज टीआरएनए। तो ये टीआरएनए बाहर आ जाएगा और फिर ये इस पे आ जाएगा और ये ट्रांसफर कर चुका है ये अपना। देखिए फिर से इसको थोड़ा सा और क्लियरली, चूंकि बोर्ड छोटा है तो देखिए, इसको क्लियरली हम लोग समझ लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहां ये जैसे यहां ये वाला शिफ्ट कर गया यहां और ये वाला आ गया अब पी साइड पे, तो ये फॉर्माइलेटेड मिथायोनीन एफमेट अब यहां आ गया, क्योंकि यहां से डीएसाइलेज टीआरएनए डीएसाइलेज एंजाइम लगा के ये ब्रेक कर चुका है। तो आप देखिए ये फिर ये शिफ्ट करेगा, फिर ये नया फर्दर न्यू टीआरएनए विल कम एंड लोडेड एट ए साइट। अब वैसे ही फर्दर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग का मकसद यही बेसिक बात है इलोंगेशन का। हम लोग का क्या है, हम लोग पढ़ने वाले हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। तो ये क्लोरामफेनिकोल का देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल क्या करता है, ये क्लोरामफेनिकोल बेसिकली ये जो इंजाइम है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, एकदम याद रखना है, जो इंजाइम है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज उसके एक्टिव साइट पे इसका मॉलिक्यूलर टारगेट है। कहां है ये, यहां से हम लोग मिटाते हैं कि ये जो इंजाइम है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में हेल्प कर रहा है उसी पे ये एक्ट करता है। जैसे सिंपली अगर बोला जाए तो ये जो हमारा ये मॉलिक्यूलर टारगेट देखते हैं, मॉलिक्यूलर टारगेट क्या होगा इसका मॉलिक्यूलर टारगेट, एक्टिव साइट ऑफ पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, ट्रांसफरेज एंजाइम। अब पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज को ही इनहिबिट कर दिया तो आप समझ सकते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड फर्दर पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनेगा। मतलब नया टीआरएनए जो एमिनो एसिड लेके आएगा उसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होगा, तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन विल बी इनहिबिटेड, मतलब कि इलोंगेशन इनहिबिट होगा। इससे देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, सीधा पूछेगा कि ये किस एंजाइम पे एक्ट करता है, तो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। किस सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ बाइंड करता है, तो 50S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। किस आरआरएनए को इनहिबिट करता है, 23S आरआरएनए। क्योंकि थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि द enzymatic activity peptidyl transferase activity is performed by RRNA known as 23S RRNA। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोरामफेनिकोल। देखिए इरिथ्रोमाइसिन का क्या काम है, ये डायरेक्टली बेसिकली इस पे एक्ट नहीं करता। इरिथ्रोमाइसिन डायरेक्टली पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम पे एक्ट नहीं करता। ये क्या करता है कि ये जो हमारा पेप्टाइड एग्जिट चैनल होता है इसके अंदर 50S राइबोसोम के पास ये पेप्टाइड
एग्जिट चैनल है, एग्जिट चैनल को ब्लॉक करता है। इट ब्लॉक्स पेप्टाइड एग्जिट चैनल ऑफ 50s राइबोसोम। 50s राइबोसोम में जो पेप्टाइड एग्जिट चैनल है, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, एग्जिट करना है पेप्टाइड बॉन्ड को, उस चैनल पे ही जाके बाइंड कर जाता है और ब्लॉक कर देता है। फर्दर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इनहिबिट होगा। तो ये डायरेक्ट, ये एक्चुअली ऑप्शन में अगर पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज भी रहेगा तो आप ध्यान में रखेंगे, लेकिन एग्जैक्ट अगर मॉलिक्यूलर टारगेट की बात करें तो ये पेप्टाइड एग्जिट चैनल पे जाके बाइंड करता है, ये बात याद रखना पड़ेगा। ये देखिए, उसके बाद देखिए लिंकोमाइसिन क्या करता है, ये भी याद रखिए। लिंकोमाइसिन एग्जैक्टली ये काम करता है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा एंजाइम, ये जो हमारा एंटीबायोटिक है लाइंजोलीड, लाइंजोलीड भी यही करता है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी को ब्लॉक करता है। मतलब 50s सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ बाइंड करेगा, या ऑप्शन में रहेगा 23s आरआरएनए को इनहिबिट करेगा, तो वो भी सही है। देखिए इसको छोड़ते हैं, इसका मोड ऑफ एक्शन थोड़ा अलग है, अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। कीरोमाइसिन, स्पार्सोमाइसिन, देखिए स्पार्सोमाइसिन एग्जैक्टली ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी को ब्लॉक करता है, ये याद रखिएगा स्पार्सोमाइसिन। क्लिंडामाइसिन भी पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। रेटापाम्यूलिन भी पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। टेलिथ्रोमाइसिन भी पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। डाल्फोप्रेस्टिन भी ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। दूसरा जेनेटिसिन भी पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। मतलब अभी हम लोग क्या देखे, हम लोग कोरामफेनिकोल क्या करेगा, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी इनहिबिट करेगा। इरिथ्रोमाइसिन ये पेप्टाइड एग्जिट चैनल पे बाइंड कर देगा, मतलब कि अगर बात करें तो ये भी पेप्टाइड रिलीज होने नहीं देगा। दूसरा लिंकोमाइसिन पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी इनहिबिट करेगा। लाइंजोलीड क्या करेगा, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी इनहिबिट करेगा। साथ ही साथ स्पार्सोमाइसिन भी पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी इनहिबिट करेगा। साथ ही साथ क्लिंडामाइसिन भी पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी इनहिबिट करेगा। रेटापाम्यूलिन भी पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी इनहिबिट करेगा। टेलिथ्रोमाइसिन भी पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी इनहिबिट करेगा। डाल्फोप्रेस्टिन भी पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी इनहिबिट करेगा। जेंटिसिन भी पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी इनहिबिट करेगा। अब देखिए ये जो तीन इंपॉर्टेंट और तीन एंटीबायोटिक है उसको अलग से, क्योंकि इसका मोड ऑफ एक्शन अलग है। अब देखिए अगला हमारे पास जो एंटीबायोटिक है वो है कीरोमाइसिन। देखिए कीरोमाइसिन क्या करता है, कीरोमाइसिन बेसिकली एंजाइम पे नहीं एक्ट करके ये फैक्टर पे एक्ट करता है। कीरोमाइसिन की बात करें, ये कीरोमाइसिन बाइंड्स एट इलोंगेशन फैक्टर TU। देखिए यहां पे कीरोमाइसिन अगर है, कीरोमाइसिन क्या किया, इलोंगेशन फैक्टर T से बाइंड कर गया। इलोंगेशन फैक्टर T से बाइंड करने से क्या होगा, ये क्या कर देगा, ये एक्चुअली ब्लॉक कर देगा ये एमाइनो एसाइल टीआरएनए को। ये जो एमाइनो एसाइल टीआरएनए है, एमाइनो एसाइल टीआरएनए, ये जो एमाइनो एसाइल टीआरएनए है कैरिंग एमिनो एसिड नंबर 2, इसको ये क्या करता था, इलोंगेशन फैक्टर TU का क्या फंक्शन है, ये असिस्ट करता है फॉर द लोडिंग ऑफ एमाइनो एसाइल टीआरएनए टू द ए साइट। अब क्या होगा कि ये लोड नहीं हो पाएगा ए साइट पे, मतलब कि इट विल इनहिबिट लोडिंग ऑफ एमाइनो एसाइल टीआरएनए
टू द ए साइट। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ कि ए साइट पे अमीनो साइट टीआरएनए को बाइंड नहीं होने दिया, लेकिन मॉलिक्यूलर टारगेट अगर पूछेगा तो आपको इलोंगेशन फैक्टर टीयू बताना है। ठीक है, अगला देखिए, अगला फ्यूजिडिक एसिड है। फ्यूजिडिक एसिड क्या करता है, अगला क्या है, फ्यूजिडिक एसिड। फ्यूजिडिक एसिड का मॉलिक्यूलर टारगेट अगर बोलेंगे तो इलोंगेशन फैक्टर जी है। क्या है, फ्यूजिडिक एसिड की बात करें अगर, इसकी बात कर रहे हैं तो इसका मॉलिक्यूलर टारगेट है इलोंगेशन फैक्टर जी है। जी क्या है, ट्रांसलोकेज है, ट्रांसलोकेज है। ये क्या करता है, ये भी जीटीपेज है, मतलब जीटीपी इसके साथ बाउंड होगा। लेकिन जब फ्यूजिडिक एसिड का मॉलिक्यूलर टारगेट है ये, यहां फ्यूजिडिक एसिड बाइंड कर गया, तो ये क्या करता था, इलोंगेशन फैक्टर जी का फंक्शन क्या था, ये एक तरह का ट्रांसलोकेज है। मतलब 1 कोडोन राइबोसोम को 3 प्राइम की तरफ मूव कराता था ताकि नया ए साइट वैकेंट हो और वहां एमाइनो साइट टीआरएनए आके लोड हो। लेकिन ये फ्यूजिडिक एसिड जब इस साइट पे आके इस इलोंगेशन फैक्टर जी को ही ब्लॉक कर दिया, मतलब जो इंजाइम ट्रांसलोकेशन में मदद कर रहा है उसी को ब्लॉक कर दिया, तो ट्रांसलोकेशन ब्लॉक होगा, ट्रांसलोकेशन इनहिबिट होगा। तो इस तरह से इलोंगेशन फैक्टर जी वर्क करता है। दूसरा देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थायोस्ट्रेप्टोन। थायोस्ट्रेप्टोन को थोड़ा ठीक से समझ लेते हैं, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। जैसे देखिए, सिंपली थायोस्ट्रेप्टोन का मोड ऑफ, जैसे थायोस्ट्रेप्टोन के बारे में आपको बताएं कि इसका मॉलिक्यूलर टारगेट एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं फैक्टर बाइंडिंग सेंटर। जैसे देखिए, ये हमारा क्या था, ये हमारा स्मॉलर राइबोसोम था और ये बिगर राइबोसोम, ये 30S है, ये 50S है। ठीक है, यहां पे हमारा ई साइट है, यहां हमारा ई साइट हो गया, ये हमारा पी साइट है, पी साइट थोड़ा सा और बड़ा इसको बनाते हैं। ठीक है, यहां हमारा ए साइट है, ए साइट है, ये ए साइट है, ये पी साइट है, ये ई साइट है। ठीक, तो थोड़ा इसको भी बड़ा करना होगा तब। देखिए, ये है, यहां पे हमारा ए साइट है, ए साइट। देखिए, पहले साइट के अंदर यहां पे हमारा एप्रोप्रिएट फॉर्माइलेटेड मिथाइलिन लग गया है, एफ मेट। ठीक है, दूसरा ए साइट पे नया एमिनो एसिड कैरी करेगा टीआरएनए। देखिए, ये क्लियरली आपको दिखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमाइनो एसिड नंबर 2। ठीक है, दोनों साइड पे, एक पे इनिशिएटर टीआरएनए एमाइनो एसिड लेके आया फॉर्मेलेटेड मिथाइलिन, और दूसरा पे दूसरा एमाइनो एसिड लेके आया। लेकिन साथ ही साथ इसके साथ क्या आया, इसके साथ हमारा इलोंगेशन फैक्टर, इलोंगेशन फैक्टर क्या आया, ये हमारा इलोंगेशन फैक्टर टीयू असिस्ट किया इसको, और साथ ही साथ इसका जीटीपी। ठीक है, अब देखिए, इसके साथ जो जीटीपी है, ये जीटीपी का हाइड्रोलिसिस एक और काम करता है कि जीटीपी का हाइड्रोलाइज हो जाना मतलब कि एक तरह का ये चेक कर देता है कि कोडोन एंटी कोडोन इंटरेक्शन करेक्ट है। जब हाइड्रोलाइज नहीं होगा मतलब कहीं ना कहीं ये टीआरएनए एप्रोप्रिएट एमिनो एसिड लेके नहीं आया है, इसलिए हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है। तो हाइड्रोलिसिस होने के लिए क्या है कि इस 50S सब यूनिट के पास, आसपास 50S सब यूनिट में एक फैक्टर है। ये फैक्टर है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पे एक प्रोटीन का फैक्टर पाया जाता है जिसको बोलते हैं फैक्टर बाइंडिंग सेंटर। इसको बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर बाइंडिंग सेंटर। इसको बोलते हैं फैक्टर बाइंडिंग सेंटर। कोई भी जैसे टीयू हो, टीयू के पास जीटीपी है, इलोंगेशन फैक्टर जी के पास जीटीपी, दोनों जीटीपीज है, दोनों जीटीपीज जीटीपी, दोनों के पास जो जीटीपी है, जब तक इस फैक्टर बाइंडिंग सेंटर से फिजिकली बाइंड नहीं करेगा, मतलब टच नहीं करेगा, तब तक हाइड्रोलिसिस जीटीपी का नहीं होगा। मतलब क्या हुआ, इसका जीटीपी इसके साथ, इसका ये जीटीपी जो है इसके साथ बाउंड करेगा, तभी हाइड्रोलिसिस होगा इसका जीडीपी प्लस आईपी में, और तभी मतलब हुआ कि कोडोन एंटी कोडोन पेयरिंग
होगा। उसी तरह से ड्यूरिंग ट्रांसलोकेशन जब इलोंगेशन फैक्टर जी का जीटीपी, इसका जीटीपी जब तक फैक्टर बाइंडिंग सेंटर से एसोसिएट नहीं करेगा फिजिकली तब तक हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो यहां क्या हुआ, क्योंकि इस फैक्टर बाइंडिंग सेंटर पे ही थायोस्ट्रेप्टोन आके लग गया। ये थायोस्ट्रेप्टोन देखिए ये आर है, थायोस्ट्रेप्टोन। ये थायोस्ट्रेप्टोन क्या किया, फैक्टर बाइंडिंग सेंटर के से बाइंड कर गया। ये फैक्टर बाइंडिंग सेंटर से बाइंड करने से क्या होगा कि फैक्टर बाइंडिंग सेंटर से ये जैसे बाइंड कर गया, मतलब क्या होगा कि इसका हाइड्रोलिसिस इस जीटीपी का होगा क्या, नहीं होगा। मतलब क्या होगा कि पेयरिंग कोडोन एंटी कोडोन पेयरिंग नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ एक और काम होगा कि अगर इलोंगेशन फैक्टर जी होता तो जीटीपी जब इसके साथ एसोसिएट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इससे पहले की थायोस्ट्रेप्टोन इसके साथ बाइंड है, तो फैक्टर बाइंडिंग सेंटर से जीटीपी फिजिकली कांटेक्ट में नहीं आएगा। और जब तक फैक्टर बाइंडिंग सेंटर से ये जीटीपेज प्रोटीन आइदर इलोंगेशन फैक्टर जी और इलोंगेशन फैक्टर टीयू एसोसिएट नहीं करेगा, उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। उसका हाइड्रोलिसिस का नहीं होना मतलब कि टीयू का इलोंगेशन फैक्टर टीयू जीटीपी का हाइड्रोलिसिस नहीं हो, मतलब कोडोन एंटीकोडोन पेयरिंग का नहीं होना। इलोंगेशन फैक्टर जी जीटीपी का हाइड्रोलिसिस नहीं होना मतलब कि ट्रांसलोकेशन नहीं होना। इस तरह से इलोंगेशन इनहिबिट होगा। तो थायोस्ट्रेप्टोन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारे 13 जो एंटीबायोटिक हम लोग पढ़े बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है, आप जरूर नोट करेंगे। मोड ऑफ एक्शन अगर किसी तरह से आपको कोई इसमें क्वेरी हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में पूछें। थैंक यू।